प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य की द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपके हिंदी के इस द्वितीय प्रश्न पत्र में दो पाठ्य पुस्तकें हैं। एक कहानी संचयन कहानी संग्रह जिसमें 9 कहानियाँ संकलित हैं, और दूसरी पाठ्य पुस्तक है एक उपन्यास लगा हुआ आपके पाठ्यक्रम में, ज्यों मेहंदी को रंग, मर्दुला सिन्हा जी के द्वारा लिखा हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी हाल ही की ऑनलाइन कक्षाओं में हमने आपकी कहानी संचयन पाठ्य पुस्तक की आरंभिक 2 कहानियों को हमने पढ़ लिया है। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, दूसरी कहानी पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित, और तीसरी कहानी को हमने पिछले हाल ही की ऑनलाइन कक्षा में आरंभ किया था, और उस कहानी का नाम है पूस की रात, यानी पौष महीने की जो रात होती है, तेज ठंड की रात। इस शीर्षक से कहानी लिखी है प्रेमचंद जी ने, जिसमें एक हल्कू किसान होता है, उसकी शोषित वर्ग दयनीय दुर्दशा का चित्रण इस कहानी में किया है। उसकी पत्नी मुन्नी है, उसके पास में मेहनत मजदूरी से कमाए हुए 3 रुपये होते हैं, जो एक सेना नामक महाजन आकर के गालियाँ सुना करके वो कर्ज के लिए वो 3 रुपये मांग करके लेके चला जाता है, और ये कंबल तक नहीं खरीद पाता। ये किसान की एक ऋण की एक विकट समस्या से इस कहानी का आरंभ हुआ। उसी से हम उसी क्रम को जारी रखते हुए कहानी का जो दूसरा भाग आरंभ हो रहा है, वहाँ से हम इसको आज आरंभ कर रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिए। पूस की अंधेरी रात, यानी पौष के महीने की, मैंने पहले भी बताया था, संवत जो चलता है वो चैत्र वैशाख के महीने से आरंभ होता है, और जबकि अंग्रेजी के जो महीने जनवरी फरवरी मार्च से आरंभ होते हैं। सन में और संवत में अंतर ये है कि सन जो अभी चल रहा है, जैसे 2021 चल रहा है, इसमें 57 वर्ष ऐड कर दीजिए तो आपके संवत आ जाएंगे, यानी 2078 संवत चल रहा है। तो देखिए, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष फाल्गुन। तो ये पौष जो है वो पूस का महीना है। वैसे राजस्थानी भाषा में पूस हम कचरे को कहते हैं, जैसे आँख में पूस गिर गया, तो पूस यानी चारे का, घास का तिनका या टुकड़े को हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पूस जो है पौष का महीना है, वो तद्भव रूप है उसका। देखिए, पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। देखिए, दृश्य जो है एक खेत के अंदर का है। ऊख के जो पत्ते हैं छतरी नुमा, उन पत्तों से यानी बांस की जो खटोला उसने बना रखा है, वो पुरानी अपनी गाड़ी हुई मोटी चादर में पड़ा पड़ा भी वो कांप रहा है। और खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता, जबरा कुत्ता होता है, स्वामी भक्त कुत्ता, वो पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दो में से एक को भी नींद नहीं आती थी, यानी मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति यहाँ पर। प्राणी चाहे कैसा ही हो, लेकिन परमात्मा का रूप सभी में एक ही होता है, आत्मा सभी में एक जैसी होती है, दर्द और कष्ट सबको एक जैसा होता है। सर्दी के कारण नहीं तो जबरा कुत्ते को नींद आ रही थी, नहीं हल्कू किसान को नींद आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों रे जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे, यानी मैं तो ये कह रहा था कि तू घर में ही जो चारे का जो पुल्ला होता है, सूखी हुई सूखा हुआ चारा, तू उस पर ही लेटता रहता तो ठीक रहता ना, मेरे पास खेत में क्यों आया? तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब जाओ ठंड, अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ? मैं तो रात में ही, मैं भी ठंड में ठिठुरता हूँ। मेरे पास कौन सी कंबल है और कौन सा हलवा पूड़ी जीवने के लिए मैं आता हूँ? खेत की रक्षा करने के लिए तो आता हूँ, लेकिन तुम क्यों ठिठुरते हो? लेकिन तुम भी स्वामी भक्त बनो, मेरे पीछे पीछे साथ साथ ही आते रहते हो। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रोवो नानी के नाम को, यानी कहने का तात्पर्य अपने भाग्य को रोवो, अब ठंड में ठिठुरो। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कू कू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया। जमाई यानी जिम कर, आलस्य लेकर के, अंगड़ाई लेकर के चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कुकू से नींद नहीं आ रही है,
यानी उसने भी, जबरे कुत्ते ने भी ऐसे सहित अनुमान लगा लिया कि मैं कूकू लगातार बोलता जा रहा हूँ, कूकू की आवाज़ निकाल रहा हूँ, जिसलिए मेरे स्वामी हल्कू को नींद नहीं आ रही, इसलिए वो चुप हो गया। हल्कू ने हाथ निकाल कर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे, यानी ठंड लग जाएगी। ये रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है। रांड पछुआ न जाने, यानी कहने का तात्पर्य इस रात के लिए कहा, ठंडी रात जो है पता नहीं कहाँ से इतना बर्फ़ लेकर के आ जाती है। उठूँ फिरूँ एक चिलम भरूँ, किसी तरह रात तो कटे, यानी वो बार बार उठता है, चिलम भरता है, फूंकता है, तंबाकू पीता है, और एक तरह से फिर उसको लगता है कैसे कैसे रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका, ये खेती का मज़ा है, और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। यानी कहने का तात्पर्य कई, एक तरफ पूंजीपति वर्ग है, एक तरफ ये निम्न वर्ग है। तो पूंजीपति वर्ग वो तो बहुत भाग्यवान है, उनके पास पैसे बहुत है, रेशमी कपड़े भी बहुत है, और इतने पहनते हैं वो कि जाड़ा उनके पास जा ही नहीं सकता, बल्कि उल्टी गर्मी होती है उनको उन कपड़ों को पहनने से। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए, यानी वह जाड़े वहाँ तक जाड़ा पहुँच ही नहीं पाता है, उल्टे पाँव गर्मी के रूप में वो दौड़ आता है। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें मज़ा दूसरे लूटे, यानी ये वर्गीय विषमता का चित्रण है यहाँ पर। पूंजीपति वर्ग और शोषित वर्ग, पूंजीपति आनंद ले रहा है, वैभव विलास में डूबा है, और मजदूर वर्ग शोषण में पिस रहा है, शोषण की चक्की में पिसता जा रहा है। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। ठंड से तो मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन चिलम पीते हुए थोड़ी सी एक तरह से मन बहल जाता है। जबरे ने उसके मुंह की और प्रेम से उछलती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, यानी सूखे हुए घास को, चारे को बिछा दूंगा, पुआल पुल्ले, जैसे मारवाड़ी में पुल्ले बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा नहीं लगेगा तुझे। जबरे ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी, यानी उस गर्म सांस भी वो अच्छी लगने लगी। पशु होते हुए भी क्या हो गया, उसकी दुर्गंध आ रही है तो भी वो सहन कर रहा है। पशु तो पशु, लेकिन एक तरह से प्रकृति के अनुसार मनुष्य की आत्माएं तो एक जैसी है, प्राणी सब एक जैसे हैं, ईश्वरी विधान एक जैसा है। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब कि सो जाऊंगा, पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी उस करवट लेटता, कभी उस करवट पर। जाड़े की जो ठंड है किसी पिशाच की भांति, यानी राक्षसनी की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था, यानी राक्षस की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रह गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया, यानी अपनी गोद में सुलाया ताकि उसकी गर्मी से इसको नींद आ जाए। कुत्ते की दहेज से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिमटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यहाँ है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध न थी। यानी कहने का तात्पर्य, हल्कू की जो पवित्र आत्मा, कुत्ते के प्रति जो दुर्गंध आ रही थी, उससे भी वो नफरत नहीं करता था, बल्कि उसमें गर्मी थी, और उसी गर्मी के लिबास से हल्कू को अच्छा लग रहा था, ठंड से थोड़ा सा मुक्ति मिल रही थी। और अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वे इतनी ही तत्परता से गले लगाता, यानी अपने पारिवारिक सदस्यों की भांति वह अपना स्वामी भक्त कुत्ते को गले लगा रहा था। वह अपनी दीनता से आहत नहीं था, यानी गरीबी से इतना दुखी नहीं था जितने आज उसे इस पूस की रात में इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने उसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए, यानी अटूट मित्रता थी जबरे कुत्ते में और हल्कू में, दोनों में। तो
एक तरह से उसकी आत्मा के द्वार इससे खुले और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा कुत्ते ने उसकी किसी जानवर की आहट पाई और इस विशेष आत्मीयता से उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी। यानी कहने का तात्पर्य, सहसा जबरे कुत्ते ने किसी जानवर की आहट पाई कि कोई न कोई आया है, खड़बड़ाहट हुई है, तो वे विशेष आत्मीयता से अत्यधिक प्रेम से उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा हुई जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। हवा के झोंके भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह झपट कर उठा और छपरी के बाहर आकर के भूखने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया पर वह उसके पास आया ही नहीं, क्योंकि वह अत्यधिक प्रेम के कारण वह अपने स्वामी भक्त बनकर के वह सेवा करना चाहता था, ताकि कोई नील गायें उनकी फसल को, गन्ने की फसल को नुकसान न पहुंचा दें। हार में चारों तरफ दौड़कर, हार यानी जो वहाँ रहने की जो जगह है, जहाँ छोटी सी कुटिया उसने कच्ची मचान जो बना रखा उसमें दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ करके जाता। उसे वापस संदेह होता कि कोई न कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आ जाए। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। कर्तव्य इसलिए कि उसको पुचकारा गया, मित्रता दिखाई गई और उसे ये भी कहा गया कि कल तेरे पुआल यहाँ बिछा दूंगा, तू उसमें आराम से सोते रहना। तू यहाँ आया ही क्यों, घर में ही आराम से तू रहता, तू क्यों ठंड में इतना परेशान हो रहा है। तो ये अत्यधिक आत्मीयता, जानवरों के प्रति अत्यधिक आत्मीयता जब दिखाई जाती है तो जानवर भी अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलते, वह भी अपने मालिक के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हैं। ये चीज़ यहाँ आज उभर करके आ रही है। कहानी का जो तीसरा भाग आरंभ होता है वो है, एक घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू कर दिया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया जाड़े के कारण। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है, यानी बर्फ बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े हैं। सप्तर्षि यानी 7 ऋषि की भांति 7 तारे। यानी प्राचीन समय में किसान जो है वो आकाश में टिमटिमाते हुए नक्षत्रों को देख करके समय का पता लगा लेते हैं। तो सप्तऋषि यानी 7 ये तारे एक साथ जो झुंड होता है इनका, वो अभी आधे भी आगे नहीं चढ़े, तो अभी आधी रात भी नहीं बीती। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है, यानी एक पहर से ऊपर रात है, यानी 3 घंटे। पहर का मतलब एक 3 घंटे का समय। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे का आमों का एक बाग था। गोली के टप्पे पर, एक गोली के टप्पे पर यानी टापू पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी, क्योंकि पौष का महीना है, फागुन सामने है और इसी महीने में पतझड़ होती है। चैत्र और वैशाख में तो वसंत ऋतु से नई नई कोंपले पेड़ पौधे पर आ जाती हैं। तो बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं अपने आप को। रात में कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता, यानी इस ठंड से कैसे बचा जाए, क्योंकि कंबल तक नहीं है। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ आगे बढ़ा। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, अब रहा नहीं जाता, इस ठंड से कैसे बचें? चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, कुछ आग लगाएं। टाँटे हो जाएंगे, यानी हम बिल्कुल ठिठुर जाएंगे यहाँ पर, तो फिर आकर सोएंगे। यानी टाँटे का मतलब यहाँ पर ताते हो जाना है। गर्म जब हो जाएंगे तो आकर के फिर हम सोएंगे, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूँ कूँ करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था और वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू,
तुम्हारी नाक में भी कुछ सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं ज़मीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे वह निचोड़ रहा था। हल्कू ने आग ज़मीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया और साथ ही हाथ जो उसके वो ठिठुर रहे थे, क्योंकि ठंडी पत्तियां थी और तेज़ ठंड थी। नंगे पाँव गले जाते थे, यानी पाँव नंगे थे, पहनने के लिए जूते नहीं, जब कंबल तक नहीं तो पग मतलब ये एक तरह से चरण पादुकाएं यानी जूते कहाँ से आते। और वे पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था और इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देना चाहता है। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी और उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो, और अंधकार के उस अनंत सागर में वह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। तो मध्य रात्रि में अलाव जलाने के समय का जो परिवेश यहाँ चित्रित हुआ है, उसी का विस्तार से कवि ने उस पर विस्तार से प्रकाश डाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी, इस पूस की रात कहानी को हम उसमें संपूर्ण करेंगे। इसकी मूल संवेदना, इसके शीर्षक पर और कहानी का जो प्रमुख नायक है उसकी चरित्र चित्रण पर और कहानी के उद्देश्य पर हम साथ ही विचार करेंगे, और कहानी को हम पूर्ण अगली ऑनलाइन कक्षा में कर लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप यदि पहली बार इन वीडियोज़ को देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, तो इन्हें लाइक ज़रूर करें और कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।